नमस्कार। हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब दिवाली आती है तो चाहे वो पोस्टमैन हो, चाहे वो और लोग हों, वो घरों में जाकर बख्शीश मांगते हैं या उम्मीद करते हैं कि उन्हें बख्शीश मिलेगी अगर वो मांगे भी ना तो। बिल्कुल इसी तरह से कुछ लोग एडवांस मांगते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मुलाजिम होते हैं अपनी अपनी कंपनियों में, अपने अपने जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं, मालिक तो नहीं कहूँगा, मालिक तो कोई किसी का नहीं है, मालिक नहीं, जो कंपनियों के मालिक हैं या बिज़नेस के मालिक हैं, उनके एम्प्लॉयर हैं, उनको नौकरी देने वाले हैं, उनसे वो एडवांस मांगते हैं जहाँ जहाँ। तीसरे बहुत लोग ऐसे भी होती हैं, बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ बोनस मिलता है, मतलब ना बख्शीश ना एडवांस बल्कि बोनस मिलता है, तनख्वाह से अलग एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो आपको बोनस है। ये दिवाली का बोनस है, ना ये एडवांस है ना ये बख्शीश है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बोनस की परंपरा तो ख़त्म होती जा रही है, एडवांस की परंपरा बढ़ रही है और अब ये सरकार तक भी आ गई है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 10,000 रुपये एडवांस दिया जाएगा। त्यौहार का सीज़न आ रहा है, जो LTC होती है, लीव ट्रैवल कंसेशन, जिसकी वजह से बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉयज़ जो मुलाजिम हैं वो सालों साल से पूरा हिंदुस्तान जहाँ जाना चाहते हैं घूम कर आते हैं। तिगुना ट्रेन का किराया, उसमें शर्त ये है कि आपको माल ख़रीदना होगा, सामान ख़रीदना होगा, कम से कम जिस पर 12% GST हो, और ये एक प्रीपेड रुपए कार्ड होगा, उसमें दिया जाएगा आपको। अब हमें समझ में नहीं आई कि आप उनको एम्पावर कर रहे हो कि मतलब भैया एडवांस ले लो और फिर ख़रीदारी करो, इससे हमारी GDP बढ़ेगी। हमें कुछ सवाल हमारे जहन में आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त सबसे जो सुरक्षित महफूज नौकरी है वो सरकारी नौकरी है, और कोई नौकरी महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। चाहे वो डेली वेजर्स हों, दिहाड़ी पे काम करने वाले, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के लोग हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले लोग हों, कोई भी नौकरी सेफ़ नहीं है सिवाय सरकारी नौकरी के। तो जहाँ सेफ़ नहीं है, जहाँ ज़रूरत है, आपने वहाँ पैसे क्यों नहीं देते? जिसको ज़रूरत है, अचानक 4 घंटे के नोटिस पर लॉकडाउन लगा दिया और करोड़ों नौकरियां चली गई, धंधे बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, माइक्रो इंडस्ट्रीज़, लोग लाखों की तादाद में अपने घरों को वापस गए, पैदल चलते चलते गए। तो जहां पैसे की ज़रूरत है आप वहां दीजिए। अब इसका जो टोटल आउटले बनता है, मैं आपको बताऊं, ये बनता है 5,675 करोड़ बनेगा, जो सरकारी कर्मचारियों पर खर्च होगा, और उसमें 900-1,900 करोड़ रुपए ये भी होगा जो अलग से जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वो, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो, जब वो एडवांस देंगे फिर बात राज्यों तक जाएगी, वहाँ के कर्मचारी भी एडवांस लेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि सारे जो है 2 करोड़ और 30 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी नौकरियाँ भी महफूज हैं, जिनको तनख्वाह भी मिलती है, जिनको और भी सब सुविधाएं मिलती हैं, उनको ये सुविधा भी दी जा रही है। हमारा फिर वही सवाल है कि जिनको ज़रूरत है उनको यूनिवर्सल बेसिक इनकम, वो जो कॉन्सेप्ट है, उसके ज़रिए उनको क्यों नहीं दिए जा रहे? जो जिसके पास पैसा नहीं है, जो, मैं ये नहीं कह रहा कि भूखों मर रहा है, लेकिन बहुत तंगी में गुजारा कर रहा है, पैसा तो वो खर्च करेगा जो एडवांस ले लेगा और उसको 10 किश्तों में वापस करना है। मुमकिन नहीं है कि, ज़रूरी नहीं कि वो पैसा खर्च करे, वो किसी और चीज़ पे पैसा खर्च कर सकता है और 10 किश्तों में दे देगा वो। तो ये पैसा जो है ये तो उन ज़रूरतमंद लोगों तक जाना चाहिए था। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, ये हमारे एक दोस्त हैं मोहन गुरुस्वामी, ये सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में एडवाइज़र थे फाइनेंस मिनिस्ट्री में, जब यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उनकी दी हुई ये फिगर्स हैं कुछ, और उनका ये कहना है कि जब मुसीबत का वक्त हो तो उस वक्त पैसे खर्च करने चाहिए ताकि पंप अप हो इकोनॉमी आपकी, आप अर्थव्यवस्था में पैसे डालिए। ये नहीं कि आप कुंडली मारकर बैठ जाएं सब तमाम पैसों पर, यहाँ से भी लो वहाँ से भी लो, लेकिन दो नहीं, मुट्ठी मत खोलो। ये सोच कौन सी सोच है, कहाँ से आती है? आप समझ जाइए कहाँ से आती होगी। मतलब ये कौन सा स्कूल है? तो मोहन गुरुस्वामी के मुताबिक जब अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में इस तरह की एक तंगी देखी गई थी तो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल सड़कों का निर्माण करने की बात की गई थी, ताकि सीमेंट फैक्ट्रियाँ सीमेंट बनाएं, जो 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 डामर बोलते हैं या कोल टार जो होता है, कोल तार जिसे बोलते हैं, वो उनकी प्रोडक्शन शुरू हो, रोड़ी वगैरह निकले और ठेकेदार आएँ, मज़दूरों को काम मिले, सड़कें बने।
ताकि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए जो सड़कें होती है एक बहुत बड़ा इंजन होता है। उस वक्त खैर लफाजी भी बहुत हुई थी कि मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनेगी और सोमनाथ से सिलचर तक बनेगी। तब उन्हें समझाया गया था कि सोमनाथ से सिलचर प्रैक्टिकल नहीं है, स है दोनों में, लेकिन मुंबई से कलकत्ता ज़्यादा प्रैक्टिकल है, मुंबई से कोलकाता ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये अनुप्रास का प्रेम छोड़िए, ठीक है, कवि लोग इस्तेमाल करते हैं अनुप्रास, सोमनाथ से सिलचर नहीं चलेगा, मुंबई से कोलकाता चल सकता है। बहरहाल बुनियादी सोच ये थी कि पैसा लगाएंगे, डालेंगे तो पैसा वापस आएगा। तो ये जो है इनका ये सोचना कि हम सरकारी कर्मचारियों को देंगे, वो फिर ख़रीदारी करेंगे, इससे जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी तो सड़कों से बढ़ती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से बनती है, बुनियादी ढांचे से बनती है। और जितने भी लोग बेरोज़गार हैं, जिनको शहरों से वर्चुअली निकाल दिया गया कोरोना के लिए, कोरोना के दिनों में नौकरियां चली गई उनकी, असंगठित जितने भी थे, ज़रूरत तो उनको है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ये अर्थव्यवस्था का संकट है, उसमें देखिए अमेरिका का मैं आपको बताऊं 12 से 15% जीडीपी का अपना वो लगा रहे हैं, इसमें अर्थव्यवस्था में डाल रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 1% के करीब डाल रहे हैं। हमारी जीडीपी डाउन है, हो सकता है 30% तक भी डाउन हो जाए। और साथ साथ टैक्स, जब जीडीपी डाउन होगी तो इसका मतलब टैक्स रेवेन्यू डाउन है। हमारा टैक्स रेवेन्यू क्यों डाउन है, कम क्यों है, नीचे क्यों है? क्योंकि लोग ख़रीद नहीं कर रहे हैं। सब समझी हुई बातें हैं ये। ख़रीद वही करेगा जो ज़रूरतमंद होगा। जो ज़रूरतमंद ही नहीं है, जिसको तनख्वाह मिल रही है, जिसके पास और सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधाएं हैं, पूरा कवर है, सरकारी मकान भी मिलते हैं, रिटायरमेंट के बाद और भी सुविधाएं चलती रहती है, आप उनको दे रहे हैं। आप उनको दीजिए जिन्हें ज़रूरत है। हमारे $550 बिलियन, ये पहले भी मैं फिगर्स दे चुका हूँ, ये मोहन गुरुस्वामी के हवाले से, बाहर के बैंकों में है। आप कम से कम $150 बिलियन तो खर्च कर सकते हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति क्या है कि लेते जाओ, दो नहीं। तो ये निर्मला सीतारमन ने जो ऐलान किया है कि 10,000 रुपये एडवांस, ठीक है, बोनस होता था, मैं जानता हूँ, मुझे याद है, एलटीसी भी हुआ करती थी, मुझे याद है। लेकिन ये एलटीसी के नाम पर एडवांस देना और उम्मीद करना कि इससे जीडीपी बढ़ेगी, मार्च दूर नहीं है। देख लेते हैं जीडीपी कितनी बढ़ती है 31 मार्च तक। पिछले हफ्ते भी हमने कहा था, वही बात चीन ने दोबारा से कही है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है चीन की। उन्होंने मंगलवार, यानी ये आज का ही दिन है, आज कहा है कि बीजिंग डज नॉट रिकग्नाइज लद्दाख यूनियन टेरिटरी इन अरुणाचल प्रदेश। पिछली दफ़े सिर्फ लद्दाख की बात की थी कि ये जब से ये राज्य का दर्जा ख़त्म हुआ, आर्टिकल 370 लगा है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो वो लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं मानते। यानी कश्मीर के मसलों में अब चीन भी आ गया है। पाकिस्तान तो था ही, अमेरिका बहुत अरसे से कोशिश कर रहा है, अब चीन भी आ गया है। ये स्टेटमेंट है, इन्होंने अरुणाचल को भी लपेट लिया है बीच में ऑफिशियली। हमें मालूम है, शुरू से उनका दावा रहा है अरुणाचल पर, लेकिन अब उन्होंने फिर कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, कोट, इलीगली एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया, गैर कानूनी ढंग से भारत ने इसको बनाया है। और उसके अलावा ये हुआ कि कल जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने 44 पुलों का उद्घाटन किया था, जिसमें 2 बड़े ही ज़रूरी पुल हैं। 475 किलोमीटर का जो मनाली लेह हाईवे है, ताकि फ़ौज की जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह सुचारू रूप से चल सके। तो उस पर उन्होंने कहा है कि भारत कुछ अरसे से लद्दाख के इस तरफ, लद्दाख की साइड पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता जा रहा है, बुनियादी ढांचा बढ़ाता जा रहा है। ये चीन का कहना है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। और यही जो तनाव है, ये उसकी जड़ में ये ऐसी बातें भी हैं। अब हकीकत यह है कि कल कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, जो करीब 12 बजे शुरू हुई और रात 8:30-9 बजे के बाद भी चलती रही। कुछ का अनुमान तो है कि 11 घंटे तक चली, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो आधिकारिक हमें बताया गया, जो वो 12 बजे शुरू हुई और 8:30 के बाद तक चलती रही। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह हमारी तरफ से 14 कोर के, और नवीन श्रीवास्तव जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और वहाँ से भी उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के लोग भी थे, और उनके मिलिट्री कमांडर्स भी थे। जो स्टेटमेंट आई वो वैसी ही थी कि मतलब बातचीत बड़ी सकारात्मक रही, और दोनों पार्टियों ने ये तय किया कि मतलब मिलजुल कर आगे शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढा जाएगा वगैरह। हकीकत ये है कि क्या हम
तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं चीन को लेकर, अपीजमेंट की नीति अपना रहे हैं? क्या ज़रूरत नहीं है कि ऊंचे से ऊंचे राजनीतिक स्तर पर बात हो, या अभी वो समय नहीं आया है? अगर समय नहीं आया है तो 1 लाख के करीब फौजी हमारे और चीन के वहाँ पर तैनात हैं इस वक्त। हम आने वाली सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा सी, मतलब ना हमारे यहाँ कोई आया ना कोई पोस्ट पर कब्जा हुआ, तो 28 और 29 को हमारे एक पार्लियामेंट्री सांसदों का एक ग्रुप है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, और मुमकिन है कि वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उस इलाके में जाएं, लद्दाख सेक्टर में जाएं, और ये देखने के लिए कि जो हमारे फ़ौजियों के लिए जो इंतज़ाम किए जा रहे हैं वो काफ़ी है या नहीं है, चाहे उनके कपड़े हों सर्दियों के, चाहे वो और सामान हो। A group of parliamentarians is set to visit the Ladakh sector to get first-hand insight into aspects related to high-altitude clothing for soldiers, housing and rations at a time when India and China are locked in a border row and efforts to reduce friction have made no headway. ठीक है जी, इसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर हैं, इसकी अगुवाई करेंगे कांग्रेस के जो लीडर हैं एमपी अधीर रंजन चौधरी, और ये लेह को संभावना है, मुमकिन है कि अक्टूबर 28 और 29 को जाए। इन्होंने ओम बिरला जो स्पीकर हैं उनको लिखा था कि जानना हमारा ज़रूरी है। तो विपक्ष के लोग भी जा रहे हैं। चीन कह रहा है अरुणाचल लद्दाख पर आपका हक नहीं है। हमारी फ़ौजें भी आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, पूरा तैयारी हो रही है। ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन लंबा चलेगा, आमना सामना लंबा चलेगा। ऐसे में यही सवाल हमारा है कि क्या हम चीन के साथ तुष्टीकरण, अपीजमेंट की नीति बना रहे हैं, या अभी समय सही नहीं है कि सबसे ऊंचे स्तर पर बात की जाए। इधर अमेरिका भी बीच में आने की कोशिश बहुत अरसे से कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दो दफ़े बोल चुके हैं कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। अब क्या हुआ है कि क्वाड नाम का एक संगठन है जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई तो उसके बाद जो अमेरिका के जो नुमाइंदे थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन ने 60,000 सिपाही अपने फ़ौज के भारत की सीमा पर लगा रखे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा भारत को इंडिया एब्सोल्युटली नीड द यूनाइटेड स्टेट्स टू बी देयर एलाई एंड पार्टनर इन दिस फाइट। भारत को एकदम पूरी तरह से ज़रूरत है कि अमेरिका उसका सहयोगी बने इस परिस्थिति में, ठीक है। ये जो फाइट लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, इस लड़ाई में अमेरिका भारत का सहयोगी बने, ये भारत की एकदम मुकम्मल ज़रूरत है। एब्सोल्यूट नीड कहा है उन्होंने, यानी अमेरिका भी अब आना चाहता है इस थिएटर में। बहरहाल देखते हैं कि मतलब दूध मांगा तो खीर देंगे, कश्मीर मांगा तो चीर देंगे, कितने खामोश और कब तक खामोश रहते हैं, और ये मामला कितना लंबा खिंचता है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए, जंग ना हो, सद्बुद्धि आए। बहरहाल जो नुकसान होना था कि कोताही हुई थी हमारे यहाँ से, और वो लोग घुस आए थे, क्या विश्वास किया जाए चीन पर, ये सोचने की बात है। रोज़ की तरह आज के शो का समापन एक कविता से। ये कविता जनाब साहिर लुधियानवी की है। 45 साल पहले लिखी गई थी ये, 45 साल पहले, लेकिन ये लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। इसे आज की राजनीति को सामने रखकर पढ़ें तो लगता है कि जैसे इन्हीं दिनों के लिए लिखी गई है। ये जो नज़्म है ये बी.आर. चोपड़ा की फ़िल्म आदमी और इंसान में मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाई थी। वैसे हमें यकीन नहीं आता कि आज के दिन में जब पढ़ें इसे तो इतना आशावादी हम होंगे। इसमें थोड़ा उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है। कविता का शीर्षक है ए मौला ए राम। कविता है बचा ले ए मौला ए राम। रिश्वत से मुंह बंद थे सबके, अब फूटेंगे भांडे। पता चलेगा किसके किस्से मिले हुए थे डांडे। रिश्वत से मुंह बंद थे सबके, अब फूटेंगे भांडे। पता चलेगा किसके किस्से मिले हुए थे डांडे। कौन सा ठेका लेकर किसने कितना माल बनाया, कौन सा ठेका लेकर किसने कितना माल बनाया। कितनी उजरत दी लोगों को, कितना बिल दिखलाया। कितनी उजरत दी लोगों को, कितना बिल दिखलाया। कौन सी फाइल किस दफ्तर से कैसे हो गई चोरी। कौन सी फाइल किस दफ्तर से कैसे हो गई चोरी। किसने कितनी गद्दारी की, कितनी भरी तिजोरी। किसने कितनी गद्दारी की, कितनी भरी तिजोरी।
किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए? किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए? कुर्सी मिली तो देशभक्त ने कितने नोट कमाए? 45 साल पहले लिखा गया था। किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए? किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए? कुर्सी मिली तो देशभक्त ने कितने नोट कमाए? रिश्वत ही से छुपे हुए थे सब काले करतूत, नंगे होकर सामने आएंगे अभी सभी सबूत। नंगे होकर सामने आएंगे अब सभी सपूत। दुनिया भर के मुल्कों में होगा भारत बदनाम, दुनिया भर के मुल्कों में होगा भारत बदनाम। बचा ले ए मौला ए राम। 45 साल पहले लिखी गई थी। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।